दोस्तों आज हम GTL इंफ्रा और साथ में TTML को डिस्कस करने वाले। GTL इंफ्रा का Q2 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में हमें बहुत कुछ कमियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंपनी ने जिस तरह से इस बार रिजल्ट दिखाया उससे काफ़ी ज़्यादा मायूसी हो रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय में GTL इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। क्या है वो अनाउंसमेंट, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि GTL इंफ्रा इस समय इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। फिलहाल इसकी प्राइस भी उस लेवल पे है जहाँ पे या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अच्छे से रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे और कहाँ पे कमी रह गई उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ TTML की बात करें तो इन्होंने भी अपना रिजल्ट दे दिया है। Q2 का रिजल्ट में काफ़ी पॉजिटिव संभावना देखने को मिल रही है। और क्या इस रिजल्ट के बाद हमें TTML में निवेश करना चाहिए, क्योंकि TTML के पीछे टाटा ग्रुप है और ऐसे में भरोसा तो बनता ही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्या आने वाले समय में TTL फिर से वैसा ही कमाल दिखाएगा जैसा इसने कोविड काल में दिखाया था? ₹1 का स्टॉक 300 तक चला गया था। एक तरह से ये लोगों के लिए एक जैकपॉट साबित हुआ था। क्या फिर से आने वाले समय ये 1000 को टच कर सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले GTL इंफ्रा की बात करें तो फ्राइडे को दिन आप देख सकते हो कि शुरुआत हुई थी 1.30 पर और 1.25 का लो भी बना और 1.35 की हाई भी इसने बनाई और अंत में क्लोजिंग 1.30 पर ही रही। यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग रही, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। जबकि बाजार में 1100 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, उसके बावजूद भी इस स्टॉक को कोई भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे कोई जेन्युइन बायर नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से ऑपरेटर का ट्रैप है। और ये मैंने आपको लगातार बताया हुआ है कि इसमें आपको एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए और वो भी 1.30 के आसपास ही करना चाहिए और 1.50 के आसपास निकल जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। मैंने बिल्कुल कभी आपको नहीं कहा कि इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन बना के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक तरह से ये ऑपरेटर के हाथ का खिलौना है, ये आपको क्लियरली मैंने हर बार बोला है। यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट तो दिया है लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और की है। कंपनी ने यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट की है, विकास अरोरा, जो इनके एडिशनल और होल टाइम डायरेक्टर होंगे कंपनी के। तो नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है और इनकी अपॉइंटमेंट 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है, यानी रिजल्ट के दिन से ही इनकी अपॉइंटमेंट भी लागू हो चुकी है। तो ये कंपनी के नए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि होल टाइम डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के। तो एक नई अपॉइंटमेंट की गई है, यानी कंपनी कुछ बदलाव कर रही है मैनेजमेंट में। हो सकता है कंपनी जिस तरह से रिजल्ट में कुछ कमियां रह गई आने वाले समय में उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। कुछ बदलाव की वजह से आने वाले समय हो सकता है कुछ पॉजिटिव संभावना बने, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर रहा इस बार। एक तरह से देखें तो इस बार बहुत बड़ा कंपनी को लॉस हुआ है और सबसे बड़ी बात है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हुई है और यही एक तरह से तकलीफ दे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इस समय क्या बंद होने वाली है। कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सरकार की तरफ से भी बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर को, और 5G के दम पे कंपनी को कुछ बेनिफिट आने वाले समय हो सकता है। लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है इस बार, ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल सितंबर 2021 में कंपनी का टोटल सेल्स 364 करोड़ रुपीज़ का था और जून क्वार्टर की बात करें यानी Q1 की तो कंपनी का सेल 360 करोड़ रुपीज़ का था। और इस बार Q2 में भी कंपनी का सेल 360 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको थोड़ा सा सेल्स कम होता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 267 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका खर्च था और जून क्वार्टर में ये बढ़ के 324 करोड़ रुपीज़ के आसपास चला गया था। और इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस 358 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, यानी कंपनी के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है और इसका नतीजा है कि कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा। अब यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी का टोटल 97 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले साल। अब जून क्वार्टर की बात करें Q1 की तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया, यानी कमी आई काफ़ी। लेकिन इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ रह गया है, यानी एक तरह से देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है मुख्य ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इनको कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ 1 करोड़ ही। और यहीं से आप समझ सकते हो कि कंपनी का कारोबार एक तरह से पटरी से उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। OPM देख सकते हो, पिछली बार जो 27% के आसपास था वो 0% हो चुका है। अदर इनकम देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3 करोड़ के आसपास थी, जून क्वार्टर में पिछली बार Q1 में ये 2 करोड़ के आसपास थी, इस बार 5 करोड़ है। तो कंपनी की अदर इनकम इस बार थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी।
अब इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ चले तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 207 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था और क्वार्टर वन में कंपनी को 280 करोड़ रुपीज़ का लॉस होता है, लेकिन इस बार कंपनी को 318 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कुल मिला के कंपनी ने बड़ा लॉस दिखा दिया है। और लॉस लगातार वैसे कंपनी को है, पिछले कई सालों से कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, लेकिन इस बार तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से गिरा है और इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे हमें चिंता होती है कंपनी को लेकर। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जरूर है, वो है कंपनी की टोटल लाइबिलिटी जो कम होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,447 करोड़ रुपये की टोटल लाइबिलिटीज थी, वो मार्च 2022 में गिर के 5,555 करोड़ रुपये तक आ गई और इस बार सितंबर क्वार्टर में देखें तो यह 5,235 करोड़ रुपये तक आ गई है। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया है, एक तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर थोड़ा सा कहा जा सकता है। एक अच्छी बात इसमें और है कि सितंबर में यहाँ पे एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहाँ पे वैसे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, मात्र 3.33% की होल्डिंग है, जो बहुत कम है, एक तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एफआई की बात करें तो 0.14% की होल्डिंग हुई है, जो क्वार्टर वन में 0.12% थी, तो एफआई ने निवेश को बढ़ाया है। दूसरी तरफ डीआई की बात करें तो 46.33% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो इस बार 46.34% के आसपास हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा कहा जा सकता है इसमें मामूली सा निवेश किया जा सकता है, बड़ा निवेश बिल्कुल नहीं करा। और वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इस समय वेट करना है। स्टॉक अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगे तभी निवेश करें, वरना इसमें से बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो हो सकता है ये फिर से 1 रुपये से भी नीचे चला जाए और फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इस तरह से देखें तो ये बहुत रिस्की स्टॉक है और मैंने कभी भी इसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सलाह दी नहीं है। आप देखते होंगे मेरे वीडियो, मैंने सिर्फ आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है और वो भी शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाने की संभावना इसमें बनती है। 1.30 से जब स्टॉक दौड़ने लगता है तो 1.6070 तक भी जाता है। बस वही सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच करें क्योंकि रिजल्ट काफ़ी कमजोर है और अभी आपको इसको वेट करना होगा। अब हम चलते हैं TTML की तरफ। स्टॉक की प्राइस 100 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.05% की गिरावट देखने को मिली, यानी मामूली सी गिरावट थी। बड़ी तेजी के बाद भी स्टॉक में कोई तेजी बनी नहीं। यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 1123% का जबरदस्त रिटर्न दिया और 3 ईयर के हिसाब से तो 3084% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि आपको पता होगा कोविड काल में ये स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से 300 तक चला गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर के हिसाब से भी 44% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 4.93% की गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से 0.30% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से 0.25% की गिरावट है, लेकिन आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 294.04 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 2.84% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम देखें तो -292.76 करोड़ रुपये, यानी लॉस रहा कंपनी को इनकम में, लेकिन उसमें 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। कुल मिला के कंपनी ने रिकवरी की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बार 104.92% माइनस में रहा है, यानी निगेटिव है, लेकिन उसमें भी 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो सालाना आधार पर इस बार रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें तो जरूर है। अभी भी कंपनी लॉस में है, लेकिन लॉस में कमी आ रही है। आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि कंपनी वॉइस डाटा सर्विस देने वाली ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। आप देख सकते हो बहुत ही मजबूत कंपनी और इंडिया के बड़े बड़े क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े कॉलेज है और बहुत सारे ट्रस्ट है, सबको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी शानदार, सेफ और सिक्योर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में भी इनकी सर्विस है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी लाइबिलिटीज भी कम होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे मार्च 2021 में 1509 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 1365 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई और सितंबर इस बार 1295 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रही है। इसके अलावा आप देखें तो पिछले 10 साल में सेल्स के आंकड़े पहली बार आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से -8% था, 5 ईयर के हिसाब से -17%, 3 ईयर के हिसाब से -5%, लेकिन इस TTM 2% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से -7%, लेकिन इस TTM 4% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े फिर से पॉजिटिव होने लगे। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है। कंपनी मजबूत है और आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया है। अब कंपनी क्लाउड इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए हम यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 3.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 2.31 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.88 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.52 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 0.80 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.47 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है।
मीरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.44 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.24 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद में आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे में निवेश तो किया जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड की जबरदस्त होल्डिंग है। आने वाले समय यहाँ पे तेजी जरूर बनेगी, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।